अगर प्रधानमंत्री हुआ, अगर हमारा अभी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से हो जाएगा तो मैं बोल रहा हूं सीएम ना 5 मिनट में होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर को, जो अगर प्राइम मिनिस्टर याद कर लिया, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सब सेम था, चलो ठीक है पीएम कर लेते हैं। अगर पीएम हो गया तो सीएम फ्री है। वैसे ही जैसे राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति फ्री था, जो जो राष्ट्रपति कर सकता है वो उपराष्ट्रपति की ऑलमोस्ट पूरी चीजें सिमिलर थी। चलो आपका पीएम आपका चालू हो जाएगा। फिलहाल अभी पहली चीज लिख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ द लोअर हाउस कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव या रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। डन। चलो दूसरी चीज देख लेते हैं। पीएम के थोड़े बहुत फैक्ट्स यहां लिखे हुए हैं, लिख लीजिए। पीएम बनने की मिनिमम एज है 25, राष्ट्रपति की कितनी थी? 35, इनकी 25। मैक्सिमम एज नॉट मेंशन्ड। वैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भी नो मैक्सिमम एज, मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज मरते दम तक। दिस इज इंडिया। अब याद रखना, ही कैन बी द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, किसी का भी मेंबर हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी का मेंबर नहीं होता, उपराष्ट्रपति किसी का मेंबर नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी हमारे मोदी जी कहां के मेंबर है? लोकसभा के। मोदी जी कहां के मेंबर है? लोकसभा के। अब बात करते हैं टेन्योर। वैसे तो आपके एग्जाम में जब भी आज तक पूछा गया है टेन्योर 5 साल बोला जाता है, लेकिन देखा जाए तो वो फिक्स नहीं है। अगर फिक्स नहीं है तो उसका सीधा मतलब है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, अब आप बोलोगे सर दोनों आ जाए तो क्या करना है? टिक करना है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर दोनों आ जाए और ए और बी दोनों दिया है तो ए और बी दोनों टिक करना, लेकिन एक ही सिलेक्ट करना है तो क्या सिलेक्ट करेंगे आप? एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई चीज अगर फिक्स नहीं है इसका सीधा मतलब है एट द प्लेजर, यानी राष्ट्रपति की मर्जी पर। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से निकाल देगा, पूरी उसकी प्रोसीजर होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको अपना रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट को। अच्छा एक चीज बताऊं, ये है नियम संविधान का। अगर राष्ट्रपति ने किसी को भी अपॉइंट किया, चाहे वो कोई भी चपरासी क्यों ना हो, मान के चलते हैं, वैसे चपरासियों को करता नहीं है, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूं कि ये रूल है, अगर राष्ट्रपति ने किसी को अपॉइंट कर दिया ना तो रेजिग्नेशन तो वो राष्ट्रपति को ही देगा, ये नियम है। तो राष्ट्रपति जिसको जिसको अपॉइंट करेगा वो लोग इंसान उसी को रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। एग्जांपल दे देता हूं, कैग को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, एजीआई को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, एसजीआई को अपॉइंट करता है, वो तो एजीआई करता है, और बता देता हूं सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। तो ये सारे लोग रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। चलो प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम राज्यसभा, चलो लिख लो, ये टाइटल डाल लो। मतलब हमारे भारत के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसा बहुत कम होता है कि वो कोई प्रधानमंत्री आपका राज्यसभा से हो। तो आपके सामने बेटा ये 4 नाम हैं, इसके अलावा कोई नहीं। 4 नाम में सबसे पहले आपके हो जाएंगे इंदिरा गांधी। ये भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जो भारत में प्रधानमंत्री बने, और वो कहां के सदस्य थे? राज्यसभा। उसके बाद एचडी देव गौड़ा, और इसके बाद आएगा आई के गुजराल, और लास्ट हो जाएंगे हमारे मनमोहन सिंह। पता है ब्रिटेन में एक नियम है, इंग्लैंड में, जो वहां का प्राइम मिनिस्टर होता है वो केवल लोअर हाउस से हो सकता है, यानी कि लोकसभा से हो सकता है। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन से हाउस से होता है, अपर हाउस या लोअर हाउस, आंसर क्या होगा? लोअर हाउस। आपको पता है इंग्लैंड में लोअर हाउस को लोकसभा नहीं बोलते, उसका नाम क्या हो जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, नीचे वाला। लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं। याद रखने का तरीका, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। हमने स्पेसिफिक गिन के रखा है, आज तक 16 प्रधानमंत्री बने हैं, 16 में ये 4 हटा दो, बचे कितने? 12। पूरे 12 के 12 लोकसभा के सदस्य थे, सिर्फ 4 राज्यसभा के हमने चुन के अलग कर दिए। ये वैसा ही क्वेश्चन का टाइप हो गया जो आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राष्ट्रपति है जिसको भारत रत्न नहीं मिला। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कौन सा प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था, इसको छोड़ के कोई भी नहीं था, जैसे मोदी। चलो अगला देख लेते हैं। पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, टाइटल डाल लो, पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब लिख लेते हैं, एकलौता भारत का प्रधानमंत्री जिसको किसी राष्ट्रपति ने अपॉइंट नहीं किया था, एकलौता। अरे भाई देखो, राष्ट्रपति का पद बना हमारा 1950 में, और भारत का पहला प्रधानमंत्री बना था 1947 में। तो यही तो फर्क आ गया, भारत का एकलौता प्रधानमंत्री जिसको अपॉइंट किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया था। लिख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
उनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो एक लौते प्रधानमंत्री जिसको गवर्नर जनरल ने अपॉइंट किया है, ओनली लिख लेना, ओनली पीएम ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे, 15 अगस्त 1947 को ही पीएम बन गए। वहां पर हुआ क्या, इन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी जिसका नाम है अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम लिख लेना, किसकी? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के पीएम रह चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसको लिखा गया था 42 से 46 के बीच में। ड्यूरेशन, कई बार मल्टीलाइनर में सच बता रहा हूं ऐसे वाहियात लाइन भी डाल देते हैं कि उन्होंने अपनी बुक किसके दौरान लिखी, 42 यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर 1946 तक जेल के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है कि इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस कहां से की है? इनर टेम्पल, लंदन। लंदन से लॉ की पढ़ाई करके ये लौटे थे भारत में। ठीक है, इनर टेम्पल में ही प्रैक्टिस आपके गांधी जी ने भी किया था, तो आपको याद रखना है इनर टेम्पल बहुत फेमस वहां का कॉलेज भी है, यहां पर उन्होंने प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए, जो कि लंदन है। अब लिख लीजिए, ओनली देयर आर 3 प्राइम मिनिस्टर, देयर वर 3 प्राइम मिनिस्टर्स जिनकी डेथ कार्यकाल के दौरान हुई, मतलब वो प्रधानमंत्री थे और वो निधन हो गया उनका, है ना, उनके कार्यकाल के दौरान। तो फिलहाल याद रखिए, भारत के पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के दूसरे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, और भारत के तीसरी पीएम थी इंदिरा गांधी। आपको एक बात बताऊं, याद रखना कितना आसान है, तीनों लाइन से पहले दूसरे तीसरे पीएम है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखो, भारत के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तो बात वही हुई, 4 जिनको भारत के स्टार्टिंग के 4 राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिला था, चारों लाइन से थे। अच्छा, आपको पता है, चलो फ्रेज ऑफ द डे, डाइड इन ऑफिस का मतलब होता है डाइड इन हार्नेस। ठीक है, अगर कोई भी इंसान ड्यूटी के दौरान अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसे डाइड इन हार्नेस कहा जाता है। देयर आर 3 प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन हार्नेस। ये आपके आइटम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है, इंग्लिश में आपको आएगा। डन, अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, देखो हमने प्रधानमंत्री भारत के पहले जवाहरलाल नेहरू थे, कब बने, किसने ओथ दिया, टेन्योर क्या था, टेन्योर नहीं लिखे हो तो लिख लो 1947 से 64, उनका टेन्योर भी याद होना चाहिए, 64 तक था। अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हैं, इनसे ज्यादा टेन्योर किसी का नहीं रहा है। लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड देख लेते हैं क्या है हमारे पास। याद रखिएगा, इनका बर्थडे और महात्मा गांधी का बर्थडे एक ही दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। बस याद रखना बेटा, वो 1869 में महात्मा गांधी हमारे पैदा हुए थे, ये 1904 में पैदा हुए थे यूपी में, लिख लीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कब हुई, ये बेटा 11th जनवरी से याद आया मुझे, ये 11th GEN जैन नहीं, जनवरी, 11th जन 1966। ये भारत के इकलौते प्रधानमंत्री है जिनकी डेथ बेटा विदेश में जाके हुई है। भारत के ओनली प्रधानमंत्री जिनकी डेथ हुई है आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी ओवरसीज। वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे क्या है? ओवरसीज। अच्छा, इनके मॉन्यूमेंट का नाम है बेटा विजय घाट। क्या नाम हो जाएगा? विजय घाट। वैसे एक और चीज बताना चाहूंगा, लाल बहादुर शास्त्री में यहां पर इनका जो सरनेम है वो शास्त्री नहीं है, इनका रियल सरनेम है बेटा श्रीवास्तव। लिख लीजिएगा, द रियल सरनेम श्रीवास्तव। अच्छा, फिर बोलोगे आप कि ये शास्त्री क्या है? शास्त्री टाइटल है, उस समय जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते थे उनको शास्त्री का टाइटल मिल जाता था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ये रीजन था श्रीवास्तव टाइटल छोड़ने का, रिलीजन, कास्ट। बहुत ज्यादा ये कास्टिज्म में ऐसा रखता था कि भाई नाम सरनेम क्यों बताना है, वी आर इंडियन, आई एम इंडियन, सरनेम की क्या जरूरत है। अगर ये हो गया, और हाँ, इनका निकनेम लिख लीजिएगा, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। चलिए, अब थोड़ा समअप कर लेते हैं, अब तक हमने किया क्या है। हाँ, समअप क्या है, एक काम करो, इन शॉर्ट्स लिख लीजिए। अगेन फैक्ट फाइल लिख लो, पीएम फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल में लिखिए, लॉन्गेस्ट सर्विंग भारत के अब तक के पीएम है जवाहरलाल नेहरू, जिनका टेन्योर चालू हुआ था 1947 से टिल डेथ, मरते दम तक इन्होंने सर्व किया है। अगर वो उनकी डेथ नहीं होती 1964 में तो कंटिन्यू इनका टेन्योर चलते रहता। ठीक है, अब बात कर ले शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम हमारे भारत के कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में इनका टेन्योर था ओनली 13 डेज। ठीक है, अगर कुछ सोर्सेज में 16 डेज भी दिया हुआ है, बट वो 13 डेज है। एक बार मैं फिर भी एक बार चेक करना, ओके। अब देख लेते हैं ओल्डेस्ट हमारे भारत के पीएम, ओल्डेस्ट मतलब बुढ़ाऊ, कितने साल के थे? 81 ईयर्स के थे, मोरारजी देसाई। और याद रखिएगा, मोरारजी देसाई द ओनली पीएम जिसको निशाने पाकिस्तान मिला, निशाने पाकिस्तान अवार्ड।
ये पाकिस्तान का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, जो पाकिस्तान ने आज तक अपने एक ही प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया है, वो है हमारे मोरारजी देसाई। यंगेस्ट अगर आपको पूछ लिया जाए, राजीव गांधी, देखो कितने यंग थे, कितने साल के थे, 40। ये यंग माना जाता है, पॉलिटिक्स में तो पक्का यंग माना जाता है, कोई नहीं बनता 40 की उम्र में पीएम, ठीक है। फिलहाल ये 40 के एज में बन गए थे। और याद रखिएगा, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम का नाम हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में 3 फैक्ट हो गए, ओल्डेस्ट पीएम, ओनली पीएम जिसको निशाने पाकिस्तान मिला, और फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम जिसने अपना 10 ईयर कंप्लीट किया, 10 ईयर कंप्लीट नहीं किया है बेटा, 10 ईयर कंप्लीट किया है, ठीक है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम जिसने 5 साल का 10 ईयर कंप्लीट किया, जो हो जाएंगे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अब बोलोगे सर अटल बिहारी ने तो 13 दिन में रिजाइन दिया था, बेटा उसके बाद फिर से पीएम बने और 5 साल सर्व किए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसने अपने पद से इस्तीफा दिया था, मोरारजी देसाई, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको, प्रेसिडेंट की फैक्ट फाइल अभी मैंने दिया नहीं है, फैक्ट फाइल प्रेसिडेंट की और सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की बाद में दे दूंगा मैं आपको। ऐसे क्वेश्चंस भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से बन सकते हैं। भारत रत्न, चलो देख लेते हैं कितने हमारे भारत के पीएम है जिनको भारत रत्न मिला है। तो बेटा आपके सामने दिख पा रहे हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, प्लस एक एक्स्ट्रा है, वो डेप्यूटी मतलब वो एक्टिंग पीएम थे, लिख लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, लाइन से लिखते हैं, लिखो पहला मैं जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिखो। पहले नंबर पे कौन थे हमारे राष्ट्र पीएम, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। भारत की तीसरी पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। तीनों लाइन से, ठीक है। चौथे नंबर पर का हमारा पीएम कौन था, मोरारजी देसाई। अगर उसको स्किप कर दिया जाए तो 5वें नंबर के चौधरी चरण सिंह। स्टार्टिंग के 5 में सिर्फ चौथा स्किप करना है, लिखो लाइन से 5। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको बेटा, टोटल एक काम करो, स्टार्टिंग के 5 पीएम लिखो। पहले नंबर पे थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे थे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे पे थी इंदिरा गांधी, चौथे पे हमारे थे मोरारजी देसाई। एक काम करो, चौथे पे लिख के इसको कट कर दो, ताकि अगर कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए। और 5वें नंबर पे हो जाएंगे हमारे चौधरी चरण सिंह। अब तक हमने कितने नाम देख लिए, पहला पीएम हो गया, दूसरा पीएम हो गया, तीसरे पीएम हो गए, और ये 5वें नंबर के चौधरी चरण सिंह भी हमारे हो गए। और इसके अलावा सिर्फ 2 लोग बचे हैं, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपको कभी पूछा जाए वन ऑफ द बेस्ट पीएम, मैं बोलता हूं जिसका बहुत ही प्योर हार्ट था, वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। सोच के देखो इसका इतना ज्यादा नाम और क्या डंका बजता होगा। ये अपोजिशन पार्टी में थे जब कांग्रेस रूल कर रही थी, और ये भारत के पहले पीएम थे जिनने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके हिंदी में स्पीच दी थी, लिख लीजिए, द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने हिंदी में स्पीच डिलीवर की है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनओ में। और वो भी इनको कब भेजा गया था, जब कांग्रेस रूल कर रही थी और ये अपोजिशन पार्टी में थे। कितना यकीन रहा होगा कि इनको 1978 के आसपास, 9 के आसपास इनको भेजा गया था, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की, कि भाई अपॉइंटमेंट कैसा होता है, ये तो सबको पता होगा। अच्छा पता है ना, राष्ट्रपति के इलेक्शन नहीं होते, राष्ट्रपति को अपॉइंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मेजोरिटी की। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है ना, तो एक नियम है, लोकसभा प्लस राज्यसभा सब कुछ मिला के आपकी एक सीट मेजोरिटी, वहां पर रूल दिया गया है, लोकसभा में आपके टोटल जो सीट्स होंगी इलेक्टेड, उसका 50% प्लस एक एक्स्ट्रा सीट। ये समझ में आ रहा है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है भारत का, तो 50 प्लस एक एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा, सीट जीतनी पड़ेगी, पक्का। तो आप लिख लीजिए पहला वाला पॉइंट, व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला क्लियर कट मेजोरिटी होना चाहिए, यहां पर लिखा है नो क्लियर कट मेजोरिटी, फिर भी राष्ट्रपति किसी को अपॉइंट कर लेगा। बेटा कर लेगा, कोलिशन गवर्नमेंट और सारी चीजें आगे बनाने का वहां मौका दिया जाता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूफ करने का मौका दिया जाता है, पक्का लिख लीजिएगा। अगर किसी इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है तो पता है क्या होगा, उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूफ करना है, कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, पक्का समझ में आ रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी, यहां ये होना नहीं चाहिए। एक काम करो, पहले लाइन का मतलब थोड़ा सा चेंज करा दो, पहले लाइन को ऐसे मत लिखो, लिखो when he is not a member of any house, then prime minister can appoint anyone as a PM, पक्का लिख लीजिए।
यही नीचे मैंने लिख दिया था, इसको हटा दिया जाएगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, अगर कोई इंसान ना ही लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है तो क्या उसे पीएम बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बट उसको मौका दिया जाएगा 6 मंथ्स के अंदर। 6 मंथ रूल याद रखना, 6 मंथ्स के अंदर उसको या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। ये 6 मंथ रूल है। और उसके बाद उस इंसान को जैसे ही उनने पीएम बना दिया तो 1 महीने के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। पक्का समझ में आ गया? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब हाउस के अंदर पूछा जाएगा क्या हमने, प्रधानमंत्री ने, एक एग्जांपल बताता हूं, इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, सबको पता है 1984-85 में। अब हुआ क्या था, जैसे ही उनकी डेथ हुई, राजीव गांधी हमारे देश के सबसे यंगेस्ट पीएम बने। राजीव गांधी ना ही लोकसभा का सदस्य था ना ही राज्यसभा का सदस्य था, फिर भी राष्ट्रपति आया और उसको अपॉइंट कर दिया। अब अपॉइंट करने के बाद राजीव गांधी को बोला 1 महीने के अंदर वोट ऑफ आपको कॉन्फिडेंस लेना है। मतलब हाउस में एक वोटिंग होगी और पूछा जाएगा कि ये प्रधानमंत्री आप चाहते हैं, अगर 50% से ज्यादा आपको वोट मिल गया तो आप परमानेंट पीएम बन जाओगे। पक्का समझ में आया? इससे क्या पता चलता है, वैसे तो नियम क्या कहता है, कोई भी एक हाउस का सदस्य होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो तो भी अपॉइंटमेंट बना दिया जाएगा और 6 महीने के अंदर पहले तो आपको किसी का सदस्य बनना है और 1 महीने के अंदर आपको 2 चीजें फुलफिल करनी है, 6 मंथ रूल और 1 मंथ रूल। 1 मंथ रूल क्या करता है, क्या कहता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, और 6 मंथ रूल क्या कहता है, किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना है। पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए अगर ये हो गया हो तो। अब देख लेते हैं व्हाट इज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। एक्टिंग पीएम होता क्या है बेटा? अगर कोई भी पीएम की डेथ हो जाए तो नॉर्मल सी बात है, उसके बदले में कोई इंसान को थोड़े समय के लिए एक्टिंग पीएम बना दिया जाता है, वो राष्ट्रपति देख लेगा। राष्ट्रपति किसी भी एक सदस्य को, जनरली सीनियर मोस्ट मेंबर जो होते हैं उनको बनाया जाता है, किसी भी एक सदस्य को उठाएगा, बोलेगा भाई पीएम की गद्दी खाली है, थोड़े समय के लिए आप एक्टिंग पीएम बन जाओ। पक्का समझ में आ रहा है? तो एक्टिंग पीएम आपको पता चल गया है। ठीक है, बाकी चीजें रहने दीजिए। अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़ जाए। एक्टिंग पीएम हो गया। अच्छा लिख लीजिए, भारत के फर्स्ट एक्टिंग पीएम कौन बताएगा? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। चलो ठीक है, फिलहाल सीएम हु बिकेम पीएम, भारत के कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर जो पीएम बने हैं, ये भी देख लीजिए। ये है आपकी लिस्ट, पूरी की पूरी 6 के 6 पीएम आपको याद रखना है। जब भी हमने क्या किया, 6 पीएम याद किया जिसको क्या मिला था, भारत रत्न। अभी हम क्या याद कर रहे हैं, 6 पीएम जो पहले सीएम रह चुके हैं। लिख लीजिए, मोरारी बोलो, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह लिखना है इसको, विश्वनाथ प्रताप, मैं अभी बोलने वाला था ये कब बना, वीपी सिंह। और वीपी सिंह आपके यूपी के सीएम रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह आपके यूपी के सीएम रह चुके हैं, इसलिए तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां है, लखनऊ। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बारे में लिख लीजिए। अगर कभी किसी एक एग्जाम में वैसे भी पूछा था, ये भारत के पता है ना मोरारजी देसाई कौन थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम। क्यों नहीं पूछा जा सकता कौन से पार्टी से था, वहां पर अपडेट कर लो, जनता पार्टी, जनता पार्टी से थे। बाकी तो आपको, और इनका मेमोरियल का नाम लिख लीजिएगा, अभय घाट। चौधरी चरण सिंह के बारे में 2-4 फैक्ट्स देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह पहले ही बता चुका हूं, 5th भारत के हमारे भारत के कौन से नंबर के सीएम थे, 5th नंबर के, और द ओनली जाट सीएम ऑफ यूपी। कौन से सीएम? जाट। अब बात कर लेते हैं और किसी चीज की। इनको कहा जाता है चैंपियन ऑफ फार्मर्स। क्या कहा जाता है? चैंपियन ऑफ फार्मर्स। यही रीजन है कि इनके बर्थडे के दिन फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। यही रीजन नहीं है? आपको पता है भारत के इकलौते प्रधानमंत्री जो कभी, ऐसा माना जाता है, स्टोरी जब आप चौधरी चरण सिंह की देखोगे, भारत के इकलौते प्रधानमंत्री जो कभी पार्लियामेंट का रास्ता ही नहीं देखे, इसलिए 60-70 दिन के बड़े मुश्किल से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, इन्होंने रिजाइन दिया। अच्छा मैंने बोला था भारत का पहला पीएम जिसने रिजाइन दिया था मोरारजी देसाई, भारत के दूसरे पीएम जिन्होंने रिजाइन दिया चौधरी चरण सिंह। इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, पता है क्यों किया था? इन्होंने बोला अगर मैं पार्लियामेंट में आऊंगा तो किसानों की मदद कौन करेगा, यूपी के किसानों की इन्होंने इतनी मदद की है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चैंपियन ऑफ फार्मर्स। और इन्हीं के बर्थडे के दिन क्या मनाया जाता है, फार्मर्स डे। इनकी बुक का नाम लिख लीजिए, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। कई बार बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ लिख लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव के लिए फर्स्ट हमारे भारत के पीएम थे साउथ इंडिया से, फर्स्ट साउथ इंडियन पीएम, और इनका निकनेम है मॉडर्न चाणक्य। ठीक, अब आ जाएंगे एचडी देवगौड़ा, सीएम 14th सीएम रह चुके हैं कर्नाटक के, जनता दल पार्टी से है। हाँ इनका निकनेम लिख सकते हैं आप, इन्हें मिट्टी पुत्र कहा जाता है, मनिन्ना मागा।
मनिन्ना मागा यानी सन ऑफ सॉइल, मिट्टी पुत्र। कैसा लगा बेटा? अब आ जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज होती है जिसका पीएम जिसके चेयरमैन होते हैं हमारे पीएम। तो लिख लीजिए, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? हमारे पीएम मोदी जी। एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, एनआईसी और एनडब्ल्यूसी और आईएससी, सब में सीसी लगा है। टोटल 5 बॉडी मैंने बता दिया जिसका चेयरमैन पीएम होते हैं। क्या पता आपके एग्जाम में पूछ ले कौन से किस बॉडी का वो चेयरमैन नहीं होता है। 3 का 3 डालेगा, तीनों का चेयरमैन हो सकते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूं, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एटलीस्ट ये 3 याद रखो, ये तो सबको याद होगा, नीति आयोग। अगर ये WID अगर आपने याद रख लेना, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल और डी से हो जाएगा डेवलपमेंट काउंसिल। बस सामने तो नेशनल सबके, नेशनल नेशनल नेशनल। बस आपको वीड काउंसिल याद करना है। डब्ल्यू से क्या हो गया? वाटर रिसोर्स काउंसिल, आई से क्या हो गया? इंटीग्रेशन काउंसिल और डी से क्या हो गया? डेवलपमेंट काउंसिल। ये हो जाएगा लिखने का तरीका, ये ट्रिक लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई और ट्रिक बनानी है, जो करनी है अपने हिसाब से कर लेना। बस मुद्दा ये है, फिंगर टिप्स पे ऐसे रखा जाता है। अभी भी देखा जाए तो मुझे ये एक लौता पेज है जो मेरे फिंगर टिप्स पे नहीं था। मैं इसके अलावा सारी चीजें बता सकता था, बस ये ओरल वो टिक करने वाला याद होता है, वो वैसा याद था मुझे। मैं हमेशा आपको ट्रिक जब बताता हूं उसी समय कई बार हो जाता है बेटा मेरे भी फिंगर टिप्स पे आ जाता है। आज का फिलहाल ये एक लौता एग्जांपल। मुझे ना नीति आयोग को छोड़ के आपको 3 कम से कम बताना है। नेशनल वीड काउंसिल आपको याद रखना है। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? वाटर रिसोर्स काउंसिल, आई से हो जाएगा इंटीग्रेशन काउंसिल और डी से हो जाएगा डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और अलग से आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल। पक्का आई से यहां 2 चीज आ गई है, यहां पर इतना चीज याद रखना है। आगे देख लेते हैं मिसलेनियस फैक्ट्स। इसी के साथ आपका मेरे ख्याल से पीएम यहीं खत्म हो जाएगा। पीएम को मैंने पहले, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए, पीएम हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल है 74। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? पीएम। ही प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने जब भी बताया था, प्रिसाइड का मतलब लीड करना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर मीटिंग हो रही है तो लीड कौन करेगा? पीएम। PM advises the president on the appointments of CAG, AGI, CEC, UPSC chairman etc. इसका सीधा मतलब है प्राइम मिनिस्टर हर एक चीज सजेस्ट करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर कोई भी इंसान को अपॉइंट कर रहा है तो उसको सजेशन कौन देगा? PM। ये ब्रह्मास्त्र वाला पॉइंट है, इसको लाल कलर से कर देता हूं ताकि आपको बेटा ये वाला पॉइंट भूलना मत। राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा लेकिन पूछेगा किससे? PM से। ठीक है, इवन राष्ट्रपति अगर हाउस को प्रोरोग कर रहा है, प्रोरोग का मतलब क्या हो जाता है? टू एंड द सेशन, टू एंड द सेशन। अगर कोई सेशन को राष्ट्रपति एंड कर दे तो उसको कहा जाता है प्रोरोगेशन, प्रोरोग द हाउस। तो मैं ये कह रहा हूं, सेशन एंड करने के लिए भी साला राष्ट्रपति किससे परमिशन लेता है? पीएम से। तो मतलब राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता, इसलिए उसको नॉमिनल हेड कहा जाता है, नाम का हेड। पूछेगा किससे? पीएम से। समन मतलब होता है टू कॉल, बुलाना, और प्रोरोग का मतलब होता है टू एंड। मीटिंग को बुलाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? टू समन द हाउस। और मीटिंग को एंड करने के लिए क्या बोला जाता है? टू प्रोरोग द हाउस। सिर्फ शब्द आपके लिए नए नए हैं, बस उसको अच्छे से करते हुए चलिए। अच्छा हाँ, आपके एग्जाम में मल्टी लाइनर आएगा। हु विल प्रोरोग द हाउस? President on the advice of PM under which article? 85। Done। Adjourn का मतलब होता है, थोड़ा बहुत ही एकदम टेक्निकल वर्ड के साथ बता देता हूं ताकि कोई पकड़ ही ना पाए। देखा जाए तो दोनों में मीटिंग एंड होता है। देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है टू एंड द मीटिंग, टू एंड द मीटिंग। और इसका प्रोरोग का मतलब होता है टू एंड द मीटिंग प्लस सेशन। अब देखो, मतलब सेशन अगर खत्म हो रहा है मतलब लास्ट मीटिंग, टू एंड द लास्ट मीटिंग ज्यादा रहेगा। अब बेटा मान के चलते कोई बिल को पास करने के लिए 10 मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग को अगर खत्म किया जा रहा है उसको एडजर्न कहा जाएगा, दूसरी मीटिंग एडजर्न द हाउस, तीसरी मीटिंग एडजर्न द 9 मीटिंग तक हाउस क्या होगा? एडजर्न होगा। लास्ट मीटिंग जो एंड होगी ना उसको एडजर्न द हाउस नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है प्रोरोग द हाउस। अब लास्ट मीटिंग थी तो सेशन ही खत्म हो गया ना। सेशन मतलब ग्रुप ऑफ मीटिंग, 10 की 10 मीटिंग खत्म। तो ये है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बताता हूं, हाउस को एडजर्न केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। अब जो लोग नए हैं बेटा, पीओ का मतलब देख लो, प्रोबेशन ऑफिसर नहीं होता।
पीओ का मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा का हेड कौन? स्पीकर। राज्यसभा का हेड कौन? चेयरमैन। तो पीओ कौन हो जाएगा? स्पीकर या चेयरमैन। तो ये क्या पता चला, हाउस को एडजर्न करने की पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास। लेकिन प्रोरोग करने की पावर किसके पास होती है? पी से प्रोरोग, पी से प्रेसिडेंट। अगर इतना समझ गया तो आगे बढ़ जा। आगे देख ले। अब देख लेते हैं डिफरेंट व्यूज। पीएम के कुछ अलग अलग नाम है, हम यहां देख लेते हैं। लिख लीजिए, ये वाला पूरा पेज याद करना है अब आपको। ये है आपके लिए हरक्यूलियन टास्क। वर्ड ऑफ द डे, फ्रेज तो सबको पता होगा। हरक्यूलियन टास्क क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कठिन और बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा यार ऐसे कैसे याद होगा। लिख लो पहला चीज, प्राइम मिनिस्टर को की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क किसने कहा है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मोरले। ठीक है। ही इज द मून अमॉन्ग लेसर स्टार्स, ऐसा किसने कहा है? हर्बर्ट मैरिसन। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। सारी चीजें नहीं, थोड़ा बहुत याद रख लेना। सर आइवोर जेनिंग्स ने क्या बोला था? ही इज रेदर सन। आपको पता है मैं कैसे याद करता हूं? मैं कुछ याद नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मून और सीधा ये, मैं बोलूंगा सन और सीधा ये। बेटा टिकी तो करना है, पूरी लाइन याद क्यों करनी? अगर सामने वाले टीचर ने कुछ पूछा, पूरा बड़ा वाला सेंटेंस बोला, बीच में सन आ गया, बस ये आइवोर जेनिंग्स को याद कर लो। ही इज द की स्टोन। अब आपने देखा की स्टोन ऊपर कहा गया है कैबिनेट आर्क, नीचे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको फिर से बता देता हूं, प्रधानमंत्री, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखो, प्रधानमंत्री संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्थर है, की स्टोन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द कंट्री। ही इज द मास्टर ऑफ द कंट्री किसने बोला? एचआर ग्रेव्स। क्वेश्चन आगे पूछा गया है, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। शिप का कैप्टन है, ऐसा किसने कहा है? मुनरो। आखिरी में आ जाएगा बेटा राम से मुईर। अच्छा, एक और चीज याद रखना है, शिप भी दो जगह है। एक जगह कहा गया है कैप्टन ऑफ द शिप, एक जगह कहा गया है ही इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप। वो किसने कहा था? राम से मुईर।